इसी कार्यक्रम की वजह से हरदोई में महाराजा बिजली पासी जी की जयंती पे जो कार्यक्रम अभी 29 तारीख को हुआ है, बहुत बड़ा कार्यक्रम, उसकी तारीख भी हमने इसी वजह से रखी थी कि 28 का यहाँ करके और 29 का कार्यक्रम वहां करेंगे। लेकिन फिर एक दिन नीरज भाई का फोन आया कि भाई हम कार्यक्रम की डेट को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैंने इनसे कहा कि रीजन इन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन एक सप्ताह बाद यानी कि अगले संडे में है, इसलिए मैं चाहता हूं कि दोनों चीजें एक साथ हो जाए। मां सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन भी बन जाएगा और जो मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम है वो भी पूरा हो जाएगा। और लगातार नीरज भाई इस पूरे निर्माण कार्यों को मुझे समय समय पे दिखाते रहे, ग्राउंड हो, मूर्तियां हो, मूर्तियों का जब स्ट्रक्चर बन रहा था। तो मैं ये मानता हूं और मुझसे पहले भी एक वक्ता ने इस बात को कहा था कि एक गज जमीन आदमी के एक गज जमीन के लिए एक गज जमीन, सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है, सत्य है। भाइयों भाइयों में झगड़ा हो जाता है और बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके माँ बाप वृद्धाश्रमों में आखिरी दिन काट रहे हैं। मैं नीरज भाई को, उनकी सोच को सलाम करता हूं, क्रांतिकारी जय भीम करता हूं। और सिर्फ नीरज भाई को नहीं, वो जो परिवार मेरा वहां सामने बैठा है, हमारे छोटे सांसद जी, छोटे हैं बड़े हैं, छोटे हैं, हमारी बहनें, नीरज भाई जी की पत्नी, हमारी परिवार की हमारी बहन, इस पूरे परिवार को, और क्योंकि जिनकी मूर्ति का अनावरण है महापुरुषों की मूर्ति के साथ साथ पिता राजेंद्र निरंजन जी को और मां सरला निरंजन जी को, जिनको जो 2023 में परिनिर्वाण प्राप्त हुई, और पिताजी जो 2024 में परिनिर्वाण प्राप्त हुए। और मैंने नीरज भाई को उस दौर में जब मां बीमार हुई और जब पिता बीमार थे, हॉस्पिटल में थे, संघर्ष करते देखा। एक आदमी जिसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी हो, अपने साथियों की जिम्मेदारी हो, अपनी टीम की जिम्मेदारी हो, महापुरुषों के आंदोलन को, वैचारिकी को आगे बढ़ाने की और हम लोगों तक सच्ची खबर पहुंचाने की जिम्मेदारी हो, वो बेटे का फर्ज भी अदा करता था, पत्रकार का फर्ज भी अदा करता था, सामाजिक जो नव निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है उसका फर्ज भी अदा करता था, और खबरें बना के हम लोगों तक उस दौर में भी पहुंचाने का। रात को 2-2, 3-3 बजे तक मैं टीम बदलाव को, पूरी टीम बदलाव के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, इस प्यार, इस सहयोग और इस कड़ी को बहुत मजबूत करने के। कार्यक्रम तो हम रोज ही करते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं। अब ये जिद कर रहे हैं कि बड़ा आप आ रहे तो और बड़ा करें, और बड़ा करें। हमने कहा काहे को बड़ा कर रहे हो, हम परिवार के लोगों में आना चाहते हैं और मौका है तो हम लोग जाएंगे। प्यारे साथियों, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने कहा है कि परिवर्तन की शुरुआत जब की जाती है तो विरोध सबसे पहले घर से होता है, अपने लोग करते हैं। एक बेटे ने जो परिवार का आज तो जिम्मेदार है, लेकिन उसने किस तरह की कठिनाइयों का सामना किया होगा जब रूढ़िवादिता के खिलाफ, चाहे वो मृत्यु भोज हो या कोई और प्रक्रिया, उन सबको रोकने का काम किया होगा। समाज में रहने वाले पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे समाज के बड़े लोगों से किस तरह के विरोध का सामना किया होगा। इसलिए राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले कह के गए कि परिवर्तन का जो विरोध है वो सबसे पहले अपने लोग करते हैं। और मुझे लगता है परिवार में भी कई परिवार के लोगों से इस पर चर्चा हुई होगी। अच्छी बात यह है कि परिवार का जो साथी है वो भी इनके विचार से बिल्कुल मिलता है। ये इस परिवार के लिए बहुत शानदार बात है, क्योंकि मेरा तो घर है, मैं जानता हूं। मैं 2-3 जगह अगर कहीं देश में गया हूं तो वो यही है, उरई,
यही बेल्ट है, यही क्षेत्र है जहां मैं 2-3 बार गया, वरना मुश्किल से 1-2 बार कहीं जा पाया हूं। व्यक्तिगत कार्यक्रम में तो नहीं गया। तो मैं एक राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की जो इंपोर्टेंट लाइन है, जिसमें वो कहते हैं कि विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना धन गया, बिना धन के शूद्र बेहाल हुए। एक अविद्या ने कितना नुकसान किया। हमारे तमाम महापुरुषों को आप अगर देखोगे, सबने शिक्षा को हथियार के रूप में बताया। और क्योंकि ठंड बढ़ रही है, मैं तो एक समय ऐसा था जब सूरज अभी बीच में निकल के हमें ऊर्जा दे गया, तो वरना मुझे बड़ी ठंड लग रही थी। मैं कह रहा था यार सर्दी बहुत हो रही है, कार्यक्रम को शॉर्ट किया जाए। लेकिन मैं तो आपकी हिम्मत की दाद देता हूं कि कैसे डटे हुए बैठे हो यार आप लोग तो मंच की भी हिम्मत बढ़ा देते हो। अगर आप लोग न डटो तो मंच पे बैठने वाला वैसे ही जो है। और ये वो लोग हैं जो वैचारिक लोग हैं। इस मंच से क्या क्या नहीं कहा गया विश्वास पाखंडवाद को, क्या क्या नहीं, किस तरह के हमले हुए। एक से बड़ा एक हमलावर, नीचे ऊपर सब लोग डट के खड़े थे। इतने हमले के बाद भी मनुवाद अगर ताकतवर है तो हमें चिंतन करना चाहिए कि उसका कारण क्या है। क्योंकि इतना खुल के मनुवाद के खिलाफ जब इतने पहरेदार खड़े हैं, फिर भी मनुवाद तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसकी जड़ें गहरी हो रही है और उसकी जड़ें हमारे घर तक है। तो इसमें एक सबसे बड़ा मेरा सुझाव आपको ये है कि आप अपने परिवार को आंदोलन से जोड़िए, वैचारिकी से जोड़िए। अगर आप अपने परिवार को, यही कहा जाता है ना सबसे बड़ी बात, कि भाई पत्नी नहीं सुनती है, अब बहन नहीं सुनती है, भाभियां नहीं सुनती है। उसका एक साधारण तरीका मैं आपको बता रहा हूं। आपकी बात नहीं सुनती ना, तो आप किसी दूसरे व्यक्ति को लाके खड़ा करो। किसी बहुत महिला हम पे ऐसी हैं, आंदोलनकारी, नेतृत्वकारी महिलाएं, मिशनरी महिलाएं, जो महापुरुषों की विचारधारा को बताने काम करती हैं। उन महिलाओं को अपने घर में लाके अपने परिवार को सबसे पहले शिक्षित करो। क्योंकि परिवार के अगर 2 पहिए हैं और एक पहिया अंबेडकरवाद की तरफ को जाता है और दूसरा पहिया मनुवाद की तरफ को जाता है, तो गाड़ी वहीं रहेगी जहां से शुरू हुई थी, गाड़ी कभी आगे नहीं बढ़ सकती। एक परिवार के दोनों पहिए अगर महापुरुषों के रास्ते पे चलेंगे, तभी जाके आने वाली नस्लों को ये रास्ता, ये विचार मिलेगा। अदरवाइज वो उलझ के रह जाएगा कि पिता कहते हैं बाबा साहब के रास्ते पे चलो, फूले जी के रास्ते पे चलो, साहू जी के रास्ते पे चलो, और माँ कहती है कि सुबह शाम धूप बत्ती करो, अगरबत्ती करो, घंटी बजाओ। बाबा साहब तो कहते थे सुबह उठ के 2 घंटी बजेगी, एक स्कूल की, एक मंदिर की, आपको तय करना है कहाँ जाना है। उन्होंने ये भी कहा गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, अपनी बेड़ियां स्वयं काट देगा। तो हमें सिर्फ लोगों को जागरूक करना है, बाकी लोग अपने आप समझदार हैं, उनको क्या करना है। मैं 2 बातें इंपोर्टेंट ये कहना चाहता हूं। तलवारें बढ़ रही हैं, कलम छीने जा रहे हैं। कलम पे पहरा है और तलवारों के धार लगाई जा रही है। मैं तलवारों की धार लगाने वालों को कहना चाहता हूं, संभल के रहो। अभी संविधान हाथ में है, संविधान के आधार पर लड़ाई लड़ी जा रही है। किस दिन अगर आपकी तलवारों का जवाब देने का मन बना लिया, तो तलवारें चाकू से छोटी हो जाएंगी और पलायन करना पड़ेगा किसी दूसरे प्रदेश में। ये धार और ये हथियार और ये गुंडागर्दी और ये लाइसेंस हमने बहुत पुराने देखे हैं। उनके बच्चे हैं जिन्होंने 5-5 हजार साल की गुलामी को एक झटके से काट दिया। हम संकल्पित लोग हैं, हम समर्पित लोग हैं। जब तक हमारे शरीर में खून का कतरा है, मैं उनको कहना चाहता हूं जो इस देश को, संविधान को खत्म करने की बात करते हैं। जब हम नहीं थे शंभुदा, जब बाबा साहब रोते रोते चले गए, बाबा साहब ने कहा था कि मुझे मेरे जाने के बाद मरा हुआ मत समझना, जब तक संविधान जिंदा है मैं जिंदा हूं। अब बाबा साहब के बच्चे जिंदा हैं, अब महामना रामसु वर्मा जी के अर्जक संगी जिंदा हैं। अब इस देश में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के पहरेदार जिंदा हैं। संविधान पे आंख उठाने वालों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि भीमा कोरेगांव हल्का पड़ जाएगा। भीमा कोरेगांव के बाद नई पिक्चर जो देखी जाएगी वो हिस्टोरिकल होगी। मैं संविधानवादी हूं, लेकिन बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर संविधान